नमस्कार, मैं हूं नवल कांत सिन्हा। यूं तो राजनीति में राजनेताओं की छवि ऐसी बनी बनी हुई है कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या पढ़ाई की तरफ ध्यान देने वाले नहीं होते हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे राजनेता हैं और उस फहरिस्त में शामिल हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे, बहुत एजुकेटेड है। इनकी खूबी ये है कि केवल पढ़े लिखे नहीं हैं, केवल प्रोफेसर ही नहीं है, बल्कि अपने ज़माने के टॉपर रहे हैं। लेकिन अंततः इन्होंने समाज सेवक को चुना, राजनीति को चुना। और राजनीति के चुनने के पीछे एक दिलचस्प चीज़ ये है कि जब ये राजनीति का राह भी नहीं जानते थे, तब से दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सबका प्यार इनको मिलता रहा। और उसके बाद जब राजनीति में आए तो लगातार इनका जो पर्सनालिटी है, जो इनकी राजनीतिक ग्रोथ है, बढ़ती रही। पहले जो युवा संगठन है बीजेपी का, उसके प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद जब लखनऊ में पहली बार मेयर का चुनाव, जिसमें मेयर सीधा चुना जाना था, वो चुनाव हुआ, तो उसमें जो सभासदों की राजनीति हुई, उसमें इन्होंने मेयर के पद से अपनी शुरुआत की और 2 बार लखनऊ के महापौर रहे। जब विधायकों की राजनीति आई तो विधायक बनने से पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बने। उससे पहले जो राष्ट्रीय संगठन है बीजेपी का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। तो तमाम पद इनके पास रहे। आज की डेट में दिनेश शर्मा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं, इस समय राज्यसभा के सांसद हैं। और लखनऊ को जैसे अटल जी प्रेम करते थे, वैसे ही प्रेम करते हैं। तो आज हमारे सामने दिनेश शर्मा जी हैं। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। मैं शुरुआत करूंगा आपकी उन पहलुओं पर ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगा जो कि लोगों के, एक बड़े राजनेता के जो बहुत सारे आयाम होते हैं नज़र नहीं आते हैं। आपके बचपन में मैं सुनता हूँ कि बहुत सारे बड़े बड़े राजनेता जो जिनके बारे में कहा जाता है कि देश की राजनीति उन्होंने आज की डेट में जो चल रही तय की, उन लोग का सानिध्य आपको कैसे प्राप्त हुआ? देखिए, मेरे पिताजी एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। पूजा पाठ कराना, उनका वेद पाठों का वाचन करना उनका काम था। पहलवानी उनका शौक था। पूज्य दीनदयाल जी अपने प्रारंभिक दौर में लखनऊ आए और एक मेरे मोहल्ले में एक व्यक्ति उनके परिचितों में से थे। उनके साथ मेरे पिताजी का उनसे संपर्क हुआ और फिर वो कई ऐसे अवसर आए जब वो लखनऊ आते थे तो पिताजी को उनका सानिध्य प्राप्त होता था और वो कई बार मेरे आवास पर रहे। और ये भी सौभाग्य था कि पूज्य अटल जी का, माननीय भंडारी जी का, माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी और नानाजी देशमुख जी का तो कई बार, अनेकों बार, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से लेकर सभी बड़े जो हम सबके मार्गदर्शक रहे हैं, उन लोगों का आवागमन कई बार हुआ। क्योंकि पिताजी राजनीतिक होते हुए भी कोई पद धारित नहीं रहते थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि जनसंघ आगे बढ़े, संघ के कार्य आगे बढ़ें और राष्ट्रीय जो चेतना का जागरण का अभियान है, संघ और जनसंघ, उस समय का जनसंघ, वो किसी भी तरीके से विस्तारित हो। और उसी के लिए वो तन मन और धन तीनों से लगते थे। कई अवसर ऐसे आए कि उन्होंने अपने जो ज़मीन थी, मकान था, वो बेच दिया। कई अवसर आए जो जमा पूंजी को भी उन्होंने संगठन कार्यों में लगाया और गोपनीय शब्द में कि कई बगैर प्रचारित किए, बगैर किसी आशा के। तो एक प्रारंभिक दौर के संस्कार संपूर्ण मेरे परिवार में पिताजी के कारण आए और उनका आशीर्वाद और उनके जो संस्कार थे, उन्होंने इन बड़े नेताओं को निकट से देखने का अवसर मुझे दिया। पूज्य नाना जी के साथ कई अवसरों पर मैं काफ़ी देर बैठता था बचपन में, पुत्रवत। आदरणीय अटल जी का स्नेह का पात भी मैं बचपन में ही बना। दीनदयाल जी के स्मरण तो मुझे नहीं है, छोटा रहा होगा, हो सकता उन्होंने मुझे देखा हो या मैंने, लेकिन अन्य माननीय भंडारी जी के साथ काम करने का अवसर मिला, कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ काम करने को मिला। आदरणीय डॉक्टर जोशी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैं युवा मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष था। आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी संगठन में पदाधिकारी थे तो मैं उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष था और वो इसके प्रभारी थे।
तो कई दौर माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ, माननीय कलराज मिश्र जी के साथ, आदरणीय कल्याण सिंह जी के साथ भी बहुत कुछ सीखने का, समझने का अवसर मुझे कई स्थानों पर मिला है। कल्याण सिंह जी का शौक़ था कि राजनीतिक समीकरण इक्वेशंस के बारे में वो पता लगाए। मुझे ज़िले ज़िले भेजते थे, ज़िले ज़िले में किस पार्टी की क्या स्थिति है, कौन सी बिरादरी ज़्यादा है, कम है, कौन व्यक्ति अच्छा है, लड़ सकता है, जीत सकता, ऐसे आंकड़े का कलेक्शन के लिए मुझे भेजते थे। और उन्होंने ये चीज़ें आदरणीय रामप्रकाश गुप्ता जी से सीखी थी। मैंने उस दौर में संगठन और शासन का कैसे सामंजस्य होना चाहिए, माननीय कलराज मिश्र जी से और कल्याण सिंह जी के अद्भुत नेतृत्व में मैंने देखा है। कलराज जी का सांगठनिक कौशल, आदरणीय टंडन जी का सहनशीलता का और लखनऊ के प्रति अगाध स्नेह का भाव, अटल जी का प्रतित्व व्यवहार सभी के लिए, मन में कोई विकार नहीं, मन में कोई और नहीं, उसको लेकर चले। और शायद इसी कारण से सभी दलों के लोगों से मेरा बातचीत भी रहा, संपर्क भी रहा। आइडियोलॉजी का विरोध हमेशा रहा है। हमारी जो संस्कार है, हमारी नीति और सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के, वही मेरी नीति और सिद्धांत हैं। लेकिन विपक्ष से व्यक्तिगत संबंधों में कभी मैंने इन सारी चीज़ों को नहीं देखा कि कोई चीज़ नीतिगत अगर राजनीति से अलग हटके है तो व्यवहारिक और व्यक्तिगत तौर पे एक आम नागरिक की तरीके से सबके मनोभाव से परिचित होना, ये भी मैं समझता हूँ कि एक राजनीति की कड़ी है। मुझको भी याद आ रहा है कि कल्याण सिंह जी कभी कभी हम लोग को बुलाया करते थे और हम लोग सीखने के उद्देश्य से, राजनीति समझने के उद्देश्य से जाते थे। तो उन्होंने आपका जिक्र भी किया था कि वो जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों की चीज़ें समझने के लिए अक्सर आपका उपयोग करते हैं। आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे और आमतौर पे राजनीति की छवि बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो ऐसे में आपके मन में ये कैसे आया कि मुझको राजनीति में आना चाहिए? हालांकि आपने बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को बचपन से देखा है, लेकिन ये इच्छा आपके अंदर कैसे प्रबल हुई कि जो एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, टॉप कर रहा है, यूनिवर्सिटी के होनहार छात्रों में है और यूनिवर्सिटी उसको अपने यहाँ नौकरी भी दे दे रही है, अपने यहाँ टीचिंग का जॉब भी दे दे रही है, उसके बावजूद आपको कैसे लगा कि मुझको राजनीति में जाना चाहिए, या रुझान आपको कब एहसास हुआ? देखिए, माननीय कलराज मिश्र जी का मेरे परिवार से, मेरे पिताजी से निकट का संबंध था। भगवती शुक्ला जी लखनऊ महानगर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। जनसंघ के जमाने से पिताजी के से उनका जुड़ाव था। पहले इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। कोई भी कार्यक्रम होता था तो चंदे से होता था। घर घर पूड़ी बनती थी, घर घर सब्जी लाई जाती थी, राशन इकट्ठा होता था, घी किसी का, चावल किसी का, पैसा किसी का। पिताजी ने इसीलिए गाड़ी खरीद कर रखी थी कि पार्टी के काम आएगा। अपने काम पे अपना तो लूना से चलते थे और दोनों कारें पार्टी के लिए दे रखी थी। 2 एम्बेसडर थी, दोनों पार्टी को दे रखी थी। और एक दिन का मुझे याद है कि आदरणीय भगवती जी जब आते थे तो अम्मा समझ जाती थी आज कोई चंदा का मामला है। तो कोई बहुत रईस लोग नहीं थे, हम लोग सामान्य परिवार के थे। तो माता जी उनसे कहती थी, भैया आप अभी तो हो चुका है, आप बकस दो। तो भगवती जी कहते थे, नहीं नहीं भाभी, अभी तो बहुत सारा ज़रूरत है इस राष्ट्र निर्माण के लिए। और आदरणीय कलराज जी और भगवती शुक्ला जी, इन दोनों का आगमन होता था। एक दिन भगवती शुक्ला जी ने कहा कि भाभी आज मैं चंदा लेने नहीं आया, तुम्हारा लड़का दान में मांगने आया। तो मैंने कहा मेरे लड़के को बख्शो, उसको पढ़ ले दो, अभी राजनीति से दूर रखो। तो उनका कि नहीं, हम चाहते हैं कि पार्टी में सक्रिय हो। लेकिन ये बात आई गई हुई और आदरणीय कलराज जी जब आए घर पे मेरे और उन्होंने कहा तो मेरे पिताजी उनको मना नहीं कर पाए। और माननीय कलराज जी के मार्गदर्शन में मैं पहले उपाध्यक्ष युवा मोर्चे का बना। उसके बाद मैं 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष, फिर प्रभारी संगठन का, पर्यटन का चेयरमैन रहा, यूथ कमीशन का, युवा आयोग का मैं सदस्य भारत सरकार का रहा और युवा नीति बनाने में मेरा योगदान रहा। और उसके बाद 11 वर्षों तक आदरणीय कलराज जी, टंडन जी, राजनाथ सिंह जी और अटल बिहारी जी की अनुपम कंपा से मैं
महापौर का 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार सामने आप देख रहे हैं कि लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में नाम आया। मोस्ट ऑनरेबल मेयर का जेरूसलम में मुझे ऑनर भी मिला। लेकिन राजनीति में युवा मोर्चे में आने से पहले मैं वार्ड का अध्यक्ष था और मध्य मंडल में उपाध्यक्ष और नगर की कार्य समिति में सदस्य था। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी मैं बना माननीय अमित शाह जी ऐसे संगठनकर्ता के साथ में, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ में गुजरात ऐसे प्रदेश का प्रभारी बना। हरियाणा ऐसे प्रदेश में मुख्यमंत्री चयन के लिए पर्यवेक्षक, राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के लिए चयन के लिए पर्यवेक्षक के रूप में एक अनुभव का कार्य करने का अनुभव मुझे मिला। सदस्यता महाअभियान बीजेपी का आज तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए मुझे इस कार्यक्रम का माननीय अमित शाह जी के द्वारा मुझे राष्ट्रीय संयोजक सदस्यता महाअभियान का बनाया गया था। 55 लाख की सदस्यता उस समय थी 2014 में, और सदस्यता अभियान जब मेरा 4 महीने का समाप्त हुआ तो ये सदस्यता थी 11 करोड़ और 57 लाख। एक विश्व का रिकॉर्ड बना, गिनीज बुक में ये दर्ज हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के कुशल कृतित्व और व्यक्तित्व के अंतर्गत जो काम करने का अवसर मुझे मिला, उसमें भारतीय जनता पार्टी बनी। और आज वो जो छोटा सा बीज था, सबसे बड़ी पार्टी विश्व की है बीजेपी, सबसे ज़्यादा राज्यों में उसकी सरकार है, सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा मेयर्स आज बीजेपी के हैं। तो बीजेपी एक, मैं कहूँगा कि ये राष्ट्र निर्माण का एक आंदोलन रहा है, जिसमें शुरू से ये नहीं होता था कि मुझे क्या होना है। हर एक कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से लगता था। लोग घरों से, अपने जेबों से लगाकर पैसा जनसंघ को, पार्टी बीजेपी को, इनको खड़ा करते रहे। और आज मुझे खुशी है कि माननीय मोदी जी, जो दीनदयाल जी का कथन था ना कि भूल गए रास रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज़ याद रही, नून तेल लकड़ी। एकात्म मानववाद का दर्शन। कुएं में कोई अंदर नीचे गिरा व्यक्ति है, उसको ऊपर उठाओ, नीचे वाला ऊपर उठे, ऊपर वाला नीचे झुके, दोनों के हाथ मिले और दोनों बराबर पे आ जाए। गरीब कल्याण योजनाएं जो मोदी जी की आज बनी है, आप देखो एक एक चीज़ उसी पर हैं। 3.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से इन 8-9 वर्षों में ऊपर आए हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि आज वो जो एक बीज नन्हा सा एक दिन पौधा बन उगाता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वृक्ष बड़ा बन जाता है। लोग किस्सा बताते हैं कि आप बचपन में अटल जी के ऊपर आपने चाय गिरा दी थी, क्या सही है? चाय नहीं, खीर गिर गई थी। होता क्या था कि लखनऊ में ऐशबाग में एक बाबूलाल हलवाई के पास में एक जगदीशपुर धर्मशाला है। अक्सर जनसंघ के बड़े नेताओं की बैठकें वहीं पर होती थी और ये प्रचलन था कि खाना कोई ना कोई कार्यकर्ता को, चाहे जितना बड़ा नेता हो। आज तरीके से कैटर्स नहीं आते तो होटल में बैठकें नहीं हुआ करती थी। बैठक धर्मशालों में या छोटी जगहों पे होती थी और उसके बाद उनका खाना घर घर से या तो आता था बनकर या घरों में जाकर होता था। मेरा घर थोड़ा पास में था। आदरणीय राजमाता सिंधिया, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, सुबह की मैं बात बता रहा हूँ जब हम उस समय समझता हूँ कि भाजपा का निर्माण की प्रक्रिया उसमें रही, तब की बात है। और बहुत सारे लोग, कौशल किशोर जी थे, बड़े लोगों में था कुशाभाऊ ठाकरे जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, ऐसे लोग ज़मीन पर बैठ कर खाना खा रहे थे। अटल जी भी ज़मीन पर बैठे थे, चटाई थी मेरे वहाँ और एक छोटा सा ऊषा का टेबल फैन था और वो भी टेबल फैन इतना था कि वो चारों तरफ घूम भी नहीं रहा था, एक ही तरफ जाता था। तो उस समय कोई पूड़ी ला रहा था, कोई वो ला रहा था, तो खीर परोसने वाला की संख्या कम पड़ी तो मुझे इशारा हुआ कि तुम खीर परोस दो। मैं खीर परोसने लगा तो चम्मच से खीर निकाल रहा था और वो अटल जी के उस पर गिर गई। सामने खड़े पिताजी मेरे, थोड़ा सा उनसे मैं बहुत डरता था और उनकी आवाज़ में एकदम गरुआपन था। लोग डर जाते थे उनके चिल्लाने से। जैसे वो गिरा, बूंद देखा उन्होंने, जोर चिल्लाया, देखता नहीं है। जहाँ कहा देखता नहीं तो जितनी और थी वो भी गिर गई। अब मुझे लगा कि आज तो मेरी पिटाई निश्चित है। लेकिन उसी समय अटल जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले बेटा तूने बहुत अच्छा किया, तेरे पिताजी जो हैं बहुत कंजूस आदमी हैं, पाधा जी ने मुझे बहुत दिन से कुर्ता नहीं दिया है, जाओ कंजूस पाधा जी
आज नया कुर्ता मंगाओ मेरे लिए, तुम्हारे लड़के ने ये संदेश तुमको दे दिया है। फिर पता चला नखास में एक दुकान थी, वहाँ से चिकन का कुर्ता आया बना बनाया, और अटल जी ने उसको पहना। डॉक्टर थट्टे लेके आए थे, वो बाद में आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल बने, डॉक्टर दिनकर गोविंद थट्टे। ये डॉक्टर शिराज सब साथ में रहते थे जो मेयर बने थे। तो अटल जी के बहुत सारी प्रारंभिक दौर की कहानियाँ हैं। महापौर के लिए अचानक फ़ोन आया, डॉक्टर तुझे परसों नामांकन करना है। शाम को कह रहे हो एक दिन का समय, कैसे नामांकन होगा। नामांकन हुआ, जीत के गए। तो एक रामस्वरूप शर्मा हुआ करते थे, मथुरा के विधायक थे और बहुत अच्छी रासलीला करते थे। वो मथुरा के पेड़े लेके गए थे। मुझे आज भी याद है कि साहब सिंह वर्मा, ओम प्रकाश कोहली, ये अपने सुषमा स्वराज जी और मदन लाल खुराना, दिल्ली की कोई बैठक चल रही थी। मैं जब वहाँ पहुँचा महापौर जीतने के बाद 2006 को, तो अटल जी ने मुझे कमरे में बुला लिया, उस बैठक के अंदर ही बुला लिया। 7-8 लोग बैठे थे और रामस्वरूप जी दे के गए थे। तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, और गले से लगाने के बाद और लोगों से बोले कि ये मना कर रहा था। मैंने इसको डांट के निर्देश दिया, मैं जानता था यही जीत के आएगा, और देखो आज कैसे कैसे जीत कर आया है। और कठिन दौर पे पैसा नहीं खर्च किया इसने, इसके पिता भी कंजूस है, ये भी कंजूस है। और उसके बाद उन्होंने मेरे गले से लगा लिया, और जितने पेड़े थे, 1 2 3 पेड़े तो मेरे मुंह के अंदर ठोसते, मेरा मुंह ऐसे ही भरा हुआ था और मैं कर रहा था। तो बाद में मदन लाल जी ने मुझे, खुराना साहब ने मुझे पानी वानी पिलाया, मेरे आंख भर आई थी कि अटल जी के द्वारा इस प्रकार का स्वागत। महान व्यक्ति थे अटल जी। और अटल जी, हमको तो लोग बताते हैं कि आपका जो चयन अटल जी का एक अपना अंदाज था अपनी बात कहने का या किसी को सुझाव देने का, तो आपको जब मेयर के लिए उनके दिमाग में था कि आपको लड़ाया जाए, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो अगर आप साझा करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। क्यों, मेरा नाम नहीं था, नाम गोपाल जी टंडन का था। आज मैं उनको बहुत प्यार करता था, गोपाल जी को। मानी लालजी टंडन जी के बेटे थे, और अभी उनका देहांत हुआ है। सारा सर्वसम्मत से सारे विधायक ने, सभी ने उनका नाम दिया था, और मैंने भी उन्हीं के नाम का प्रस्ताव किया था। मेरा नाम का कोई संभावना ही नहीं थी। अचानक मेरे पीएनटी फ़ोन पे अटल जी का फ़ोन आया, वाजपेयी बोल रहा हूँ, कोई पीए नहीं, कोई कुछ नहीं, डॉक्टर तुझे चुनाव लड़ना है। अब मैं जब जाना कि सही में अटल जी बोल रहे, पहले तो मैं 1-2 मिनट जाना ही नहीं कि अटल जी हैं, लेकिन मुझे लगा आवाज़ से कि वही हैं। तो मैंने कहा बाप जी आपको आना है। अरे मैं नगर निगम चुनाव में आऊँगा। लेकिन नगर निगम का चुनाव हुआ, आज भी मुझे वो शाम याद आती है। कपूरथला का वो कार्यक्रम था, और कपूरथला में भीड़ पागल हो रही थी अटल अटल करते हुए। अटल जी के 104 बुखार था, सबने मना कर दिया। टंडन जी ने मुझसे डांटते हुए कहा कि क्या जान लोगे क्या, 104 बुखार है, सभा को रद्द कर दो। तो हमने कहा ठीक है, अगर अटल जी कहते हैं तो रद्द कर देते हैं। तो कहने अटल जी से कहो कि रद्द करें। मैंने अटल जी को से मेरी बात कराई, माननीय शिव कुमार जी ने। तो अटल जी ने कहा नहीं, मैं रद्द नहीं करूँगा, मैं आऊँगा, तुम्हारा चुनाव है। और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते वो ऊपर आए। आदरणीय टंडन जी सहित सब लोग दुखी थे कि अटल जी इतने उसमें भी सभा में आ रहे हैं। आते ही लोग नारा लगाने, क्योंकि उनके पैर में भी बहुत दर्द था, तो सीढ़ी से ऊपर चढ़े थे। तो लोगों ने कहा हमारा नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। अब जहाँ कहा अटल बिहारी जैसा हो, तो अटल जी ने कहा देखो, धीरे धीरे चलने वाला हो या ऐसा नौजवान हो, आपको तेज चलने वाला नहीं चाहिए। पब्लिक चुप हो गई। फिर उन्होंने नारा लगाया हमारा नेता कैसा हो। एक संध्या करके थी, बालागंज की कार्यकर्ता भी हैं, बड़ी जोर नारा लगाती थी, भारत माता की जय, अटल बिहारी, हमारा नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। अटल जी फिर खड़े हो गए भाषण के लिए, बोले कि मेरे जैसा क्यों हो। तो पब्लिक में कुछ लोग चिल्लाए क्योंकि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं अटल जी। क्यों अच्छा लग रहा हूँ? आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मान लो, नीचे वो उस दिन धोती की जगह पैजामा पहने थे, जाड़ा शुरू हो रहा था। उन्होंने कहा अच्छा मान लो मैं नीचे पैजामा ना पहनूं तो
तो वही जो नारा लगा रहे थे लोग, कहते अरे अटल जी ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा, बहुत ही खराब लगेगा। तो बोले मैं भी यही कहने जा रहा हूँ, ऊपर का कुर्ता इस लखनऊ के लोगों ने दे दिया, यानी मुझे सांसद बना दिया। ऊपर ये कुर्ता सांसद का है और नीचे जो पैजामा है ये मेरा नगर निगम है। अगर कुर्ते के साथ पैजामा नहीं होगा तो शासन सत्ता अच्छी तरह नहीं चलेगी। बस अटल जी के कहने पे जनता नारों से भर गई थी। वो शाम का जोश मुझे आज भी मन को प्रफुल्लित करता है। वो भाव मेरे पास तो वो वीडियो नहीं है, लेकिन मैं भी उस दृश्य का गवाह हूँ। और तब शाम का समय था, तो जो कैमरामैन पूछ रहा था कि लाइट रहेगी कि अभी शाम वाली रोशनी रहेगी, तो उसमें काफ़ी कुछ विचार उचार हुआ कि नहीं, लाइट तक जब अटल जी बोलना शुरू करेंगे तब पूरा लाइट वाला माहौल रहेगा। और लग रहा था कि अटल जी की तबीयत खराब है, लेकिन जिस जोश से वो आपके संग आए, खड़े हुए, इसी में लोग आश्चर्य थे कि नगर निकाय के चुनाव में अटल जी खड़े हुए। फिर ये मान के चला गया कि नहीं, लखनऊ से उनका प्यार है तो इसलिए अटल जी हैं। उसमें वो अटल जी की वो आखिरी सभा साबित हुई, उसके बाद उनकी कोई सभा नहीं हुई। और अटल जी का मैं कह सकता हूँ कि उस सभा में उन्होंने चलते फिर मोड़ के लाए। अगर आपने देखा होगा उस सभा में, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को इसमें देखता हूँ, अब इसके आगे आप जानो। और कह के वो मेरा हाथ पकड़े पकड़े ही नीचे उतरे। मैं जहाँ जाता था चुनाव के लिए, तो अरे साहब आप मत आइए, आप तो साहब अटल जी का पैजामा हो, अब मुझे पैजामा देना, आपको आने की ज़रूरत क्या है। और पैजामा करते करते मैं चुनाव जीत गया। ये नेताओं की एक एक वाक्य प्रेरणादायी भी होते थे और सर्वग्राही भी होते थे। नहीं, अखिलेश दास जी उस समय जो आपके सामने प्रत्याशी थे उनको लड़वा रहे थे, और चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि अटल जी का आना हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ। तो जाहिर सी बात है कि अटल जी बहुत बड़े शख्सियत थे, बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, लेकिन अटल जी ने कुछ सोच समझ के ही आपको लखनऊ के नहीं, मैं फिर से कहूँगा, फिर दूसरे चुनाव में अटल जी थे लेकिन बीमार थे। हाँ, मैंने किसी की नेता की भी सभा नहीं लगवाई, कोई सभा मैंने खुद नहीं करी, कोई भी कार्यालय मैंने नहीं खोला, और कहीं भी मैंने होर्डिंग नहीं लगाई, कहीं भी मैंने किसी प्रकार का वो अटल जी के ना रहने के कारण, मतलब स्वस्थ ना रहने के कारण, मैंने 2012 का चुनाव बगैर सभा की किया। नहीं, उस समय आपने जो और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जब बना था। वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, वो आप 5 साल एक काम कर चुके थे और एक प्रतिष्ठा आपने हासिल की। तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि अटल जी ने बड़ी उम्मीद के संग, वो लखनऊ से बहुत प्रेम करते थे, उसी उम्मीद में उन्होंने आपको चुना था कि आप यहाँ के महापौर बने, और 10 साल आपने उसको निभाया भी। तो एक जुनून से सवाल है कि लखनऊ के लिए आपने उस दौर में क्या क्या किया? देखिए, लखनऊ अटल है, अटल लखनऊ है। लखनऊ में अटल संस्कार और अटल संस्कृति का वास है, और मैं समझता हूँ कि लखनऊ के हर रग रग से मैं भी वाकिफ़ हुआ उन्हीं के कारण। आज लखनऊ में चारों तरफ बड़ी बड़ी सड़कों का तो आप वो देख रहे हैं, लेकिन लखनऊ की किसी भी गली में आप चले जाओ, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे अनुसूचित वर्ग की हो, या सिख या ईसाई की हो, आपको मेरे पत्थर आज भी मिलेंगे। गलियों का सर्वांगीण विकास जो बहुत बड़ी महती आवश्यकता थी, अपना फेस को अच्छा कर लो, बाल को झाड़ लो, लेकिन आपका आंतरिक मनोभाव जब तक ठीक नहीं तब तक नहीं होता है। तो वो हम लोगों ने गली गली को डेवलप किया, पार्कों के इस लखनऊ को सजाने का काम। कोई भी पार्क आप देख लो तो डिग्री कॉलेज जो अटल बिहारी जी के नाम पर, हमने उसका नामकरण नहीं किया था, अटल जी के लिए छोड़ा था। उनकी इच्छा थी डिग्री कॉलेज में, डिग्री कॉलेज इस्माइलगंज का जो है उसको खोला, कारगिल स्मृति वाटिका को बनाया, और आज एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके पर चीन ने शोध करके, चीन ने अपने उसको अडॉप्ट किया, और अब पूरे उत्तर प्रदेश में कान्हा योजना ही पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। और ताजुब आप करोगे कि मुलायम सिंह जी ने भी उसी नाम को अडॉप्ट किया, और कान्हा ओपन योजना के अंतर्गत आज आप देखो, मैं समझता हूँ 12-15 हज़ार जो गोवंश है, जिसमें सांड है और गाय हैं, वो आज वहाँ पर हैं। मैंने कान्हा उपवन बनाया 65 एकड़ में। कान्हा उपवन में श्री कृष्ण गौशाला गायों के लिए, नंदीशाला सांडों के लिए, हनुमान वाटिका वानरों के लिए, श्वानालय मैंने भैरव चरण श्वानालय कुत्तों के लिए,
और राधा सरोवर पक्षियों के लिए, वो जो वहाँ पर झील है, और सिद्धार्थ पशु पक्षी उपचार केंद्र, मैंने इन जानवरों के इलाज के लिए एक हॉस्पिटल भी बनाया है, जहाँ पर बंध्याकरण होता था कुत्तों का, गायों का इलाज होता, आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। शूटिंग रेंज बना, बहुत अच्छा है। पहला यूपी में पहला ट्रैफिक पार्क है। आज भी जब लाइसेंस बनाने जाइए तो उस ट्रैफिक पार्क में आपको नियम कानून सिखाए जाएंगे कि गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में कौन कौन से मापदंड हैं, कौन क्या है। बड़ी खूबसूरत पार्क बनी है जो ट्रैफिक का अनुभव कराती है। इसके अलावा मॉडर्न एकेडमी, मॉडर्न स्कूल जो अपना म्यूनसिपल गर्ल्स का, उसको जीर्णोद्धार कराने के साथ साथ चिल्ड्रन पैलेस, एक बच्चों का बहुत अच्छा स्कूल हम लोगों ने प्रारंभ कराया। और शहर में तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चले, कूड़े का नियंत्रण भी हुआ, और सड़कों का, नाली का, खड़ंजे का, और JNRM से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से आई हुई सड़कें, कॉलोनीज थी, उनके अंदर भी सीवरेज को हम लोगों ने डलवा के उसी कनेक्टिविटी, जो जल भरा होता था उसको लगभग ना के बराबर लखनऊ में किया। यानी अन्य महानगरों की अपेक्षा लखनऊ में जल भराव सबसे कम होता है। उसका कारण यह था कि हम लोगों ने सीवरेज की व्यवस्था को, STP की व्यवस्था को, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था को, पार्कों को, बागीचों को, इनको अच्छा किया था। एक क्रमागत नियम था कि सिल्ट की निकासी बरसात से पहले हो ही जाएगी। बहुत सी चीज़ थी। जनप्रतिनिधियों का एक कंट्रोल रूम हुआ करते थे, तो कंट्रोल रूम इतना ऑटोमेटिक था कि जैसे आपने शिकायत किया तो आपकी शिकायत तत्काल संबंधित इंजीनियर के पास या संबंधित सफाई कर्मचारी के निरीक्षक के पास पहुंच जाएगी, और उस पर नंबर भी आपको पहुंच जाएगा कि इस व्यक्ति से आपकी ये काम होना है। सिटीजन चार्टर था कि इतने दिन में ये काम को, लाइट लगे तो 1 दिन, कूड़ा उठाना है तो 1 दिन, सड़क बननी है तो 15 दिन, इस प्रकार से नियम भी थे। उसका सीधे जनता को लाभ मिला। हम आपसे लखनऊ पे सवाल इसलिए ज़्यादा पूछ रहे हैं क्योंकि लखनऊ को आपने जिया है, लखनऊ को समझा है, लखनऊ के लिए किया है, और उम्मीद है कि आगे भी लखनऊ के लिए बहुत कुछ करते रहेंगे। एक मांग उठती रही है बहुत लंबे अरसे समय से कि जो लखनऊ का नाम है वो लखनपुरी किया जाना चाहिए। तो आप इस मांग से कहाँ तक सहमत हैं या कहाँ तक असहमत हैं? देखिए, ये एक ऐसा निर्णय है जिसमें सर्वानुमति के आधार पर शासन को निर्णय लेना है। इसमें मेरा ना तो कोई भूमिका है, ना ही मेरी कोई इसमें सहभागिता है। लखनऊ महानगरी में ये बात सही है कि माता सीता को ये कहावत भी है, ये वर्णन भी इसका कई जगह पे आया है। को छोड़ने के लिए जब वनवास में गए तो वीरवर लक्ष्मण यहाँ पर रहे थे, और लक्ष्मण नगरी का प्रारंभिक दौर उनके समय पर हुआ। महाराजा लखनापासी ने बाद में इस शहर को बहुत अच्छी तरीके से इसमें रच बस गए, और इन्होंने सजाया संवारा। और बाद में जब लखनापासी जी के दौर के बाद उसमें महाराजा बिजली पासी को, तमाम पासियों की रियासतें हुआ करती थीं, अंग्रेज़ों की रियासत आई, और उसके बाद नवाबों का एक युग आया। तो सभी के अपने अपने योगदान इस लखनऊ के उसमें रहा है। लखनऊ सबको साथ में लेकर चलने वाला शहर है, और मैं समझता हूँ कि लखनऊ में यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ, छोटी काशी भी यहीं पर है, तो सीता रसोई भी यहीं पर है, लक्ष्मण टीला भी यहीं पर है, तो माँ काली का दरबार भी यहाँ पर बसा हुआ है। सोने के अक्षरों में लिखी हुई वसीयत के तौर पर नवाबों के द्वारा दी गई ज़मीन पर बनी हुई ऐशबाग रामलीला भी यहाँ पर है, तो सामने ईदगाह भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि लखनऊ की विरासत, नज़ाकत, नफासत, लोगों का व्यवहार, लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास, ये एक उदाहरण बनता है कभी तमाम शहरों के लिए। अच्छा, एक लाइटर नोट पे आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि अमूमन ये होता है कि नेता जो अविवाहित नेता होता है वो शादी करना चाहता है तो शादी करना चाहता है, इसकी चर्चा होती है। आपकी चर्चा ये ज़्यादा रही कि आप शादी नहीं करना चाहते हैं, तो ये पूरा हम लोग हालांकि गवाह रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि दर्शकों को भी समझ में आए कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। देखिए, मैं निश्चित रूप में मैं अटल जी के जीवन से बहुत प्रभावित था, और मैं अविवाहित रह के अपनी राजनीतिक यात्रा को पूर्ति करना चाहता था, जिसमें मैं कोई आगे पीछे नहीं रहेगा तो मैं किसके लिए करूँगा गलत काम, ये मेरे मन में मनोभाव थे। और एक दिन अचानक पिताजी की तबीयत खराब हुई, और मेरी माँ ने
यहीं पे 1 तारीख को कार्यक्रम होता है, तो उसमें कह दिया कि 16 तारीख को मेरे बेटे का विवाह होगा। कहाँ होगा पता नहीं। मेरे बारे में ये प्रसिद्ध था कि मैं माँ की और पिता की बात को कभी नहीं काटता। अच्छा है तो भी मैं करूँगा, और मैं जानता हूँ खराब है तो भी मैं करता ही था। ये माँ से मैंने कह रखा था कि अम्मा तुम कभी ना कहना मुझसे। लेकिन उस दिन वो पिताजी को हालत देख के वो रोते हुए बोल दी कि इसकी शादी करेंगे। लड़की कहाँ है? तो खोजना शुरू हुआ घर वाले। अच्छा, लड़की भी तय नहीं थी तब? कुछ नहीं, और लग गए। फिर इसमें 267 बायोडाटा अम्मा ने संजो कर रखे थे, जो आता था रख लेती थी। बेटा जब तैयार होगा तो बताएंगे। उसके बाद फिर मेरे बहन भाई बहनों ये सब ने मिल के, मित्रों ने मिल के उसमें 267 में से 6 बायोडाटा तलाशे, जिसमें से एक बायोडाटा जहाँ मेरी शादी हुई वहीं पे, ये IIM में पढ़ा रही थी अहमदाबाद में, गुजरात में। और उसके अलावा एक जज का था, एक IAS थी, एक पॉलिटिशियन भी थी, सांसद थी उस समय। और ऐसे 6 लोगों का, एक डॉक्टर भी थे, उनका 6 लोगों का बायोडाटा छांटा गया। 6 जगह फ़ोन कर दिया गया था कि जिसका 9 तारीख को उठेगा पर्ची लूटेगी, जिसका आ जाएगा उसी को आना है 16 तारीख को विवाह के लिए, अगर तैयार हो। 6 लोग तैयार थे। अब पर्ची लूटी तो अम्मा ने, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 30 साल से ऊपर बच्चा हो जाए तो कुल देवता के सामने पर्ची लुटा के विवाह हो जाता था, जन्म पत्र नहीं मिलाई जाती थी। ये कहीं वर्णन है, पिताजी ने शास्त्रों में पढ़ा था, कहीं पे किसी में पढ़ा होगा उन्होंने। तो वो प्रक्रिया अपनाई गई। मंदिर में लूटा पर्ची, पिताजी ने भी जो उठाई वही माता जी ने भी उठा ली। फिर ये हुआ कि नहीं भाई, एक बहुत बड़ी नेता थी पार्टी की, वो कहीं और मेरा रिश्ता चाहते थे। तो ये हुआ कि फिर से इसको पूरे घर वाले और जो हैं 15 लोग थे, बहन भाई बहनोई, इन भाभी, इनको मिला के 15 लोगों ने फिर से पर्ची उठाई। 15 में से 13 पर्ची जहाँ मेरा विवाह हुआ वहीं पर हुआ। फिर इनके वहाँ फ़ोन किया गया कि 16 तारीख को शादी मेरे लड़के की है और हम लोग तैयार हैं, क्या लड़की का विवाह हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 5 साल पहले वो लोग, 4 साल पहले आए थे वो लोग। तो पता चला उस दिन उनके छोटे भाई का विवाह था और हड़बड़ी में वो लोग आए। कोई जैसे विवाह के कपड़े वगैरह सिलते हैं वो भी नहीं सिले थे, न कन्या पक्ष का न मेरा। और 9 तारीख को पर्ची लूट के पता चला कि कहाँ विवाह होना है, और 15 को तिलक। 14 तारीख को कलराज मिश्र जी के बेटे का विवाह कालविन तालुक के दार से था। उन्होंने कहा अरे कुछ लोगों को तो खाना पीना खिलाओ, मैं करूँगा, मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ। ये क्या मतलब है कि आप 10-12 लोगों में करेंगे? और कल्ला जी ने बयान में कहीं वीडियो होगा उसमें कहीं कह दिया था किसी टीवी चैनल पे या कहाँ पे कि दिनेश मेरे पुत्रवत हैं, सब लोग 16 तारीख को उनके विवाह में आए। तो मुझे याद है काल्विन कॉलेज में उन्होंने, कोई कार्ड नहीं छपा था, कोई इन्विटेशन नहीं था, 20,000 से ऊपर लोग। हाँ, मुझको ध्यान है कि वो कुंभ के मेले की तरह था, और उस ज़माने में व्हाट्सअप नहीं हुआ करते थे, SMS होते थे, और वो SMS कोई भी किसी को फॉरवर्ड कर दे रहा था। यानी कि जो दिनेश शर्मा जी की छवि ऐसी है कि यहाँ का जो लखनऊ का एक एक व्यक्ति है वो उनसे कनेक्ट रखता है। तो सब लोग एक दूसरे को भेज रहे थे और एक कुंभ के मेले की तरह वो विवाह की झलकियाँ थी। दिनेश शर्मा जी, आपकी जो छवि रही है वो एक मेधावी छात्र की, एक सरल व्यक्ति की, और आपके अंदर कुछ जो शैतानियाँ होती हैं वो ढूंढने की कोशिश होती है, वो भी कहीं दिखती नहीं है। आप सीधे सीधे मुखातिब में पूछ देता हूँ, बचपन से लेके जवानी तक आपने कोई शैतानियाँ की हैं या कभी भाग के पिक्चर देखी है? पिक्चर देखी है कि नहीं? देखिए क्या हुआ कि 2 घटनाएं ऐसी हुई मेरे साथ में। क्या होता था, आजकल तो वो व्यवस्था है नहीं, घर में बिल्कुल सांस्कारिक माहौल था। मैंने ईदगाह पढ़ी प्रेमचंद की जी बचपन में कि वो अपने दादी के लिए वो चिमटा लाता है ईद में ख़रीद कर। तो मुझे लगा कि मुझे भी, अब माँ इतना चाहती हैं तो अम्मा के लिए भी कुछ लाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता था कि कहाँ से पैसा आएगा, क्या होगा। मैं क्या, पिताजी एक दावत में मुझे ले गए, और दावत में मुझे पता था कि अम्मा को कुछ 1-2 मिठाई बहुत अच्छी लगती थी। वो मिठाइयाँ मुझे दिखी। चम्मच के लिए तो 3 दिन पहले पिताजी से वो कह रही थी कि चम्मच ख़त्म हो गए, लाना है तुमको। तो मुझे वहाँ चम्मच वगैरह दिखाई पड़े। मुझे इतना ध्यान नहीं था, इतना छोटा था मैं, कि ये उठाए नीचे नहीं।
हमने पूछा खाने के पैसे देने होते हैं? पिताजी ने कहा नहीं नहीं, कोई पैसे नहीं देने होते हैं, सब शादी में मुफ्त में होता है बेटा। जैसे छोटा बच्चा पूछता है जिज्ञासा, तब मुझे लगा ये तो सब मुफ्त में है, तो अम्मा के लिए ले चलो। मैंने 2-3 चम्मच चुपचाप से उठा लिए और कुछ मिठाइयों को मैंने खुद नहीं खाया, मिठाइयों को मैंने कागज़ में लपेट कर मैं ले आया। जब घर पे आया तो अम्मा को दिया। अम्मा तो भाव विवल होकर रोने लगी कि मेरा बेटा मुझे इतना चाहता है। लेकिन पिताजी ने मुझे ज़रूर से जोर से झिटका दिया कि नालायक, क्या करके तू आया है? तो जाकर चम्मच वहाँ पड़ोस में दिया, वो जाके दिया मैं जाके। एक तो ये घटना मुझे याद आती है। शैतानी की तो मैंने कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती थी, अनायास हो जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा जिसको कहता है ना कि प्रसन्नता में भी मेरी संयम रहता रहा, तो इसलिए इस प्रकार की घटनाओं का होना, एक अनायास कुछ हो जाता तो अलग चीज़ था। एक मेरे विश्वविद्यालय के एक थे, वो भी शादी नहीं कर रहे थे, अवस्थी जी उन्नाव में अब रहते हैं। तो मुझसे किसी ने कहा कि आज अवस्थी जी के विवाह का शादी का है, जरा सबको सूचना दे दीजिए और क्लास अवध में उनका खाना है। अब मैंने उनको, मुझे पता करना चाहिए था कि उनकी शादी है का आज सगाई है, तिलक है कि नहीं है। और मैंने उनको भी पूछा, कहा तो उनका कि हाँ मैं आ रहा हूँ, वहाँ क्लास में रहूँगा। तो किसी ने मजाक में उससे कहा सबको बुलावा दे दो। मैंने कम से कम 60-70 फ़ोन कर डाले कि भाई आज अवस्थी जी का आज विवाह है, वो तिलक है, आपको आना है, आपको आना है। शाम को जब सब लोग गुलदस्ता और सब लेकर पहुँचे और बाद में अवस्थी जी भी जब आने लगे तो लोग उनको गुलदस्ता देने लगे। तो उन्होंने कहा मुझे गुलदस्ता क्यों दे रहे हो? तो उनका अरे भाई साहब आपने अच्छा निर्णय लिया। उनका क्या निर्णय? कहले नहीं डॉक्टर साहब ने सब बता दिया है, आपने नहीं बुलाया लेकिन मैं तो, हम लोग तो आ ही गए। तो वो मुझ पर बड़ा नाराज़ हुए, बोले दिनेश भाई आपसे, आप ऐसे गंभीर व्यक्ति से मुझे आशा नहीं थी, आपने सबको झूठे शादी में बुला लिया। हमने कहा भाई साहब अब तो झूठा हो या सच्चा हो, आ गए तो सबको खाना खाना ही पड़ेगा। खाने का सामूहिक रूप में हम लोगों ने पेमेंट किया। लेकिन ये अनायास में शरारतें कई हुई, जानबूझकर तो नहीं किया। तो आप जानते हैं कि सरल तरह के व्यक्ति हैं। दिनेश जी, 1-2 सवाल छोटे छोटे से और हैं। एक तो ये कि अभी आपका बहुत लंबा करियर है और राजनीति में आम जनता को, लोगों को राजनेताओं से बड़ी उम्मीद होती है। तो उन उम्मीदों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि अभी आपको डिलीवर करना है लोगों के बीच में? नहीं देखिए, राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, जो पहले की पारंपरिक व्यवस्थाएं थीं उनको जारी रहना चाहिए। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की में ऐसे संघर्ष होता है जैसे वो एक दूसरे के शत्रु हैं, वो दूरियां कम होनी चाहिए। विकास के नाम पे मैं समझता हूँ सत्ता पक्ष को और विपक्ष को सबको मिलकर काम करना चाहिए। चुनाव के समय अपनी अपनी आइडियोलॉजी और चुनाव के बाद सबको मिलकर एक शहर का, देश का विकास की समग्र कार्य योजना का साथ में मिलकर निस्तारण करें, तो एक अच्छी लोकतांत्रिक परंपराओं को हम पुष्ट और बलिष्ठ करने में हमें सहायता मिलेगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि लखनऊ में आपको क्या क्या लगता है कि एक और कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे लखनऊ संवरे या आगे उसका भविष्य अच्छा हो? देखिए, सीवरेज की व्यवस्था बेहतर बनी है, जहाँ सीवरेज नहीं वहाँ सीवरेज हो। ऑडिटोरियम काफ़ी बड़े बड़े बने भी हैं, लेकिन जैसे बनाया है माननीय मोदी जी ने वाराणसी में, उस प्रकार के बड़ा ऑडिटोरियम की आवश्यकता, रुद्राक्ष की तरह। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो ये साईं का अटल जी ने खुलवाया था मेरे कहने पर, उसमें ट्रेनिंग के और विस्तार करना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश के खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। और यहाँ पे मैंने ये माना था, जब मैंने शुरू भी किया था नगर निगम में भी और डिप्टी सीएम था तब भी, कई जगह पर अभ्युदय कोचिंग मैंने शुरू करी थी और मुख्यमंत्री जी ने उस पर बहुत ध्यान भी दिया था। तो मुझको लगता है बच्चों को, उत्तर प्रदेश के बच्चों को मुफ्त की कोचिंग, ये कोटा में जाके डिप्रेशन में आ जाते हैं, कहीं और जाके डिप्रेशन में आ जाते हैं। प्रशिक्षित रिटायर्ड IAS PCS या रिटायर्ड अधिकारियों के साथ, शिक्षकों के साथ मिलकर एक अच्छा प्रशिक्षण चलाना चाहिए, फ्री ऑफ कास्ट नौजवानों के लिए हो। और मैं समझता हूँ कि डिजिटल इंडिया का युग है
ऑनलाइन एजुकेशन को और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। और एजुकेशनल हब अब यूपी में हो, यूपी के लोग बाहर नहीं जाएंगे, नरसिंह मुंजी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो पता चला लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जा रहे हैं, यहीं के अध्यापक जाके विदेश पढ़ा रहे हैं और बच्चे यहाँ के जाके वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश पे शिक्षा का विस्तारीकरण और हो, और ये चीज़ भी मेरे सुझाव पे मुख्यमंत्री जी ने बेहतर करी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको और अधिक बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए एक कार्य योजना तैयार होनी चाहिए। उसको जो लंदन पैटर्न पे था, अब वो हमारा अपना पैटर्न डेवलप होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए करने की कोई अंतिम सीमा नहीं हुआ करती, आप जितना करते जाओगे उतना सीखते जाओगे। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था मेट्रो चलेगी, आज 7 जगह 6 जगह मेट्रो हो रही। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एयरपोर्ट इतने हो जाएंगे, 2 एयरपोर्ट थे उस पर हम नाच करते थे, आज 7 साल में योगी जी के समय, मोदी जी के समय 20 एयरपोर्ट हो गए। हम लोग कभी एक्सप्रेस वे का ध्यान ही नहीं करते थे, सड़क में गड्ढा हो, गड्ढे में सड़क पे चलते थे। आज 17 एक्सप्रेस वे हैं, 100 से ऊपर की गाड़ियाँ चल रही हैं रफ्तार से, तब भी लगता है कि धीमे चल रही हैं। आज सबसे बड़ा डाटा सेंटर, मैं ही उसका मिनिस्टर था जब आया, 250 मेगावाट का आ चुका है। आज मोबाइल 100 बनते हैं, ये भी मेरे विभाग का था, तो 70 आज उत्तर प्रदेश में बन रहा है। मुझको लगता है इक्विपमेंट का जो बनाने वाले मोबाइल का जो और इसमें पुर्जे लगते हैं, उसकी भी फैक्ट्रीज यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ IT सिटी और IT का जो पार्क है, इनका एक प्रयोजन चला था मेरे समय में, मैं समझता हूँ उसमें तेज़ी आना चाहिए और जल्दी ही IT सिटी और IT पार्क्स बनने चाहिए, जिससे रोजगार के अवसर काफ़ी बेहतर तरीके से बढ़ सके। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब जनरलाइज नहीं देनी चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइज देना चाहिए कि एक स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी है तो एक एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिवर्सिटी है, एक महिला की यूनिवर्सिटी है तो किसी दूसरी किसी और चीज़, कृषि का विश्वविद्यालय, इस प्रकार की वर्गीकरण करके विश्वविद्यालयों का निर्माण भी मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। ट्रेन कनेक्टिविटी का मैंने भी राज्यसभा के सांसद के नाते अभी 3 दिन पहले अधिकारियों के साथ बैठ के तमाम लोगों को दिया, और मुझको लगता है बेहतर कनेक्टिविटी लखनऊ से हो जाएगी। तो ये थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिनसे हमने इनके निजी अनछुए पहलुओं पे बात की, लखनऊ को कैसे संवारा निखारा जाए उस पर चर्चा की, राजनीति में कैसे शुचिता की राजनीति हो सकती है, कैसे विकास की राजनीति हो सकती है, उस पर चर्चा की। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय में से हमको समय दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमसे जुड़े रहें और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो लगातार देखते रहें। धन्यवाद।